এভরিওয়ান, তো স্বাগত সব কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা। তোমালোকে কি কৰি আছা? সব চাই আছোঁ, সব ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি দিম। কি কৰি আছা তাতে? নকওঁ আৰু, তাতে লাও পাবা। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक्चुअली हमारे एक पड़ोसी भैया हैं जो कह रहे कि हमारा वीडियो मत बनाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, तो देखिए। ना नेबाजुदी। तो ये हमारे यहाँ का भी हरियाली भरियाली है सब कुछ ना। तुम्हें देखवा नहीं दिया वीडियो लगता है मुझे वीडियो बनाने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी कुछ दिनों से बाबा के ऊपर ही वीडियोस, मतलब बाबा के बारे में ही बताया जा रहा है कि स्ट्रगल से, किस तरीके से, कितने स्ट्रगल से उन्होंने हमें पाला पोसा और अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने सहा। आज जिस कारण से, जिस मेन कारण से हमारे बाबा हमारे बीच नहीं हैं, जिसकी वजह से हमने उनको खो दिया है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। और वो है शराब। ये शराब की लत उनको लगी कहाँ से, किसने पिलाई, क्यों पिलाई, क्या मजबूरी थी, और इन सब परिस्थिति पिलाने के पीछे, उनको इस हाल तक लाने के पीछे किन किन का हाथ है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो यहाँ आके रहने लगे। किसी ने कमेंट में मुझे पूछा भी है कि आपके पापा रंगिया में कैसे आए, और मतलब उनका मेन एड्रेस क्या है, कहाँ रह रहे थे, कहाँ के निवासी हैं। तो पूछा गया, तो मैंने सोचा कि उसी चीज़ के बारे में आज आप लोगों से बात की जाए और बताया जाए। ज़्यादा टाइट क्लेचर में लगा नहीं सकती, दर्द होता है। तो आप लोग को बता दूं, माँ बाप तो देखिए भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं और से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट, सबके पापा दुनिया का बेस्ट पापा होता है। मेरे पापा भी, मेरे बाबा जो हैं, मेरे बाबा जो थे, सॉरी, वो भी वन ऑफ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड मैं कहूँगी। लेकिन उनकी जो ये दशा हुई, वो जो इस हाल तक पहुँचे, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस से उन्होंने गिनी अस्पताल में, तो उसका एक मेन रीज़न यही था शराब। और कोई शौक़ से पीता है शराब अपना कोई सेलिब्रेशन में, तो कोई मजबूरी से। पीने वाले को तो भैया पीने का बहाना चाहिए। तो देखिए, शराब अगर यूज़ की जाए ना, शराब का सेवन किया जाए, तो वो एक मेडिसिन का भी काम करता है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। और अगर उसका दुर्व्यवहार किया जाए तो वो जहर से भी कम नहीं है। और यार रही माँ बाप की बात, तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरे जो दादा थे, मैं यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन की बात करूँगी, शिक्षा ना होने के कारण ही मेरे दादा जो थे हमने अपने दादा को नहीं देखा, कभी नहीं देखा, ना तस्वीर में देखा ना कुछ, क्योंकि उनकी तस्वीर है ही नहीं। अपने दादी को तो देखा है, उनके साथ कई साल गुजारे हैं। और दादा जो थे, हमारी मम्मी बताती हैं, हमारे बाबा बताते थे कि बहुत हट्टे कट्टे नौजवान थे और मतलब बहुत मेहनती भी थे। लेकिन साथ में वो ड्रिंक भी करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ड्रिंक करते थे, हेल्थ भी उनकी अच्छी थी, वो टाइम टू टाइम खाना भी खाते थे। लेकिन हमारे बाबा नहीं खाते थे खाना पीना ढंग से, तो ये उनकी कमज़ोरी थी। अब मैं यहाँ मेन बात ये कहूँगी कि इसके पीछे उनको शराब की, मेरे बाबा को जो शराब की लत लगी, उसका अगर मैं मेन कारण अगर किसी को कहूँगी
तो वो मेरे दादाजी ही थे। मेरे दादाजी का नाम टुकूराम बासपुर था, टुकूराम बासपुर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, टुकूराम बासपुर। वो बिहार से बिलोंग करते थे। कमाने के चक्कर में हमारी दादी से शादी करने के बाद वहीं, वो भी, मेरी दादी भी बिहार की थी, मेरे नाना नानी भी बिहार के ही हैं। बिहार सिवान ज़िले में कोई हसनपुर नाम का कोई गांव है, शायद हसनपुर ही मैंने सुना है शायद, एंड आई एम नॉट श्योर, हसनपुर ही मैंने सुना है, बट मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, कुछ और भी गांव का नाम हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि बिहार से थे। तो वहाँ से वो लोग शादी करके यहाँ सेटल हो गए, रंगिया में, आसाम रंगिया में। किसी के ज़रिए सेटल हुए या अपने आप ही आके सेटल हुए वो मुझे नहीं पता, बट यहाँ सेटल हुए और यहीं उनके बच्चों का जन्म भी हुआ। तो सबसे छोटे मेरे दादा के 3 बेटे 1 बेटी, जिसमें मेरी बुआ भी ज़िंदा है। किसी ने पूछा था कि आपकी कई बुआ क्या हैं, मेरी एक ही बुआ है। बुआ का नाम है बसंती बासपुर। वो अभी माता रानी की दुआ से वो जीवित है और मैं दुआ करूँगी माता रानी से कि वो स्वस्थ रहे और उनकी आयु लंबी हो। और मेरे बाबा जो हैं सब भाई बहनों में से छोटे थे। तो मैं दादा को यहाँ कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ, क्योंकि देखिए लैक ऑफ एजुकेशन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि उनको अगर एजुकेशन होता, वो पढ़े लिखे होते, तो वो समझते कि क्या सही है क्या गलत है बच्चों के लिए। और उनके भी फादर को, जो मेरे दादाजी के फादर थे पैदा था, उन लोगों को भी ये नॉलेज नहीं होगा उस दौर में। तो ये क्या करते थे कि जब हमारे बाबा छोटे थे तो ये क्या करते, ये किसी बस्ती में पीने जाते थे, ड्रिंक करने, और गांव का, विलेज का चावल वाला जो देशी शराब है, जो गांव में बाकायदा हमारे आसाम में बनता है जिस तरीके से, तो वो पीने के लिए जाते थे और हमारे बाबा को भी अपने कंधों पे बिठा के ले जाते। बाबा अगर ज़्यादा रोते तो बाबा 5-6 साल के रहे होंगे, बाबा बताते थे। इस बात पे कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा बताते थे हमें, और ये बात आज भी मम्मी बताती है। तो वो ले जाते अपने साथ कंधों पे बिठा के और वहीं ड्रिंक करते, और जब वो नशे में चूर हो जाते, बाबा अगर ज़्यादा रोते तो हमारे बाबा को लिया एक ढक्कन और पिला दिया देसी शराब। अब वो वहीं पे क्या करते कि बाबा को वहीं छोड़ के हमारे दादा घर आ जाते। बाबा तो नशे में सो जाते थे, और बाबा बताते हैं कि वो गांव का नाम है खैराबाड़ी। खैराबाड़ी गांव उनका अपना घर जैसा है, क्योंकि वो सारे लोग उन बाबा को बहुत प्यार करते थे और बच्चे की तरह अपनी संतान की तरह केयर करके रखते थे। और लेकिन हालांकि उनका बिजनेस ही था दारू बनाना बेचना, वो अपने घर पे ही दारू बनाते थे, बेचते थे। पूरा गांव यही काम करता है, आज भी यही काम करता है। तो ऐसे ही करते करते हमारे बाबा को दारू की लत लगी। हमारे बाबा को ही क्यों, हमारे बड़े पापा को, हमारी जो अभी पीछे ख़त्म हुए थे हमारे बड़े पापा, वो दोनों भाई, तीनों भाइयों को। तो ये एक हो गया। और दूसरा रीज़न ये हो गया कि शादी के बाद जो हालात हुए, जब मेरा जन्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबा किसी तरीके से हमें पाल पोस रहे थे, उनको जॉब लग गई कस्टम डिपार्टमेंट में। तो रंगिया डिवीज़न कस्टम डिपार्टमेंट में जब उनको जॉब लगी, तो वो उस टाइम पे भी मतलब बहुत मुश्किल से पैसे वैसे दे के फिर वो जॉब लगी थी, और हमारी नानी ने दिया था पैसे। उस टाइम पे उनको जॉब लगने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे थे, तो हमारी नानी ने दिया था। तो उस वक्त वो चलता था कुछ रिश्वत वाला मैटर, तो उस टाइम पे दिया था उन्होंने कुछ पैसे, फिर जॉब लगी थी। और उसी टाइम से 2001 से हमारे बाबा वही कस्टम डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, और लगभग 25-26 साल उन्होंने जॉब किया। तब मेरे भाई का जन्म हुआ था। 2001 में मेरा भाई का जन्म हुआ था, 2001 में मेरे बाबा ने कस्टम डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। जब ऐसे हालात हमारे चलते रहे, सब कुछ सही होने लगा धीरे धीरे। बाबा भी शराब वराब छोड़ दिए थे। फिर धीरे धीरे मुश्किलें हमारी फिर शुरू होने लगी। जब मैं ऐसे रही होंगी, मुझे याद है, मुझे होश है, मैं जब फर्स्ट ईयर में रंगिया कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, मैं वहाँ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। तब हमें अचानक से एक नोटिस आता है कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं,
मेडिकल, हमारे बड़े पापा मेडिकल में काम करते थे और उन्हीं के क्वार्टर के अंदर हम लोग भी रहते थे। मतलब क्वार्टर के अंदर नहीं रहते थे, वो क्वार्टर के अंदर रहते थे और हम जो बाकी का स्पेस जगह बचा था वहाँ हमने अपना घर बना लिया था। बाबा ने घर बना लिया था उन्हीं के स्पेस में, उसी बाउंड्री में, और वो वैसे रहते थे। तो ऑर्डर आ गया कि भाई घर टूटेगा और यहाँ नया अस्पताल बनेगा, बड़ा अस्पताल। अब बड़े पापा को तो वो, क्योंकि वो वहाँ के स्टाफ हैं तो उनको तो मिल गया रहने के लिए क्वार्टर, दूसरी जगह पे अच्छा क्वार्टर। अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि हमारे बाबा को पेमेंट बहुत कम मिलता था। पहले स्टार्टिंग में बाबा को मिले 1800, फिर ऐसे ही कुछ साल बाद फिर हो गया 2500, फिर हो गया 3500, फिर हो गया 4000, फिर हो गया 7000। उसके बाद 2007 में या 2008 में उनको पेमेंट हो गया 14,000। उसके बाद वही 14,000 मिलते 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 जब मेरी शादी हुई उसी ईयर में हमारे बाबा को भी पेमेंट 28+ मिलना शुरू हो गया। तो मेरी शादी के अभी 3 साल होने वाले हैं, तो बस हम लगभग ये 2-2.5 साल ही बाबा को ये पेमेंट मिला। उसके बाद तो आपको पता ही है हमारे बाबा हमारे बीच नहीं है, तो पेमेंट भी बंद और काम भी नहीं मिलेगा भाई को उनके बिहाफ में। तो उस टाइम पे बाबा को 7,000 मिलते थे पेमेंट, जब मैं नहीं 18,000 मिलते थे, सॉरी। तब उसमें क्या है कि मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाना, कॉलेज की फ़ीस वगैरह जमा करना, उसके बाद मेरी दवाई भी चलती थी हार्ट वाली, उसके बाद भाई बहन को भी पढ़ाना, हमारे मेहमान आने जाने, हर चीज़ का खर्चा, खाना पीना सब, अब अकेले बाबा की जिम्मेदारी। तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गए और फिर घर पे भी अकेले मतलब अलग से रहने के बाद, खाने के बावजूद भी कलेश अड़ोस पड़ोस में कलेश लगता रहता था। कुछ अपने रिश्ते में भी, रिश्तेदारी में भी लड़ाई झगड़े। तो बाबा बहुत डिप्रेशन में आके फिर से उन्होंने पीना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे घर टूटने का ऑर्डर आया तो हमारे घर क्या टूटा, हमारा पूरा दुनिया टूट गया, पूरा संसार उजड़ गया। क्योंकि हम लोग उस वक्त बेसहारा हो गए थे। यहाँ रोड रोलर और चल रहा है घर पे सब, मतलब वो डंपर होता है ना जो घर वर तोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो चल रहा है, तोड़ रहे हैं हमारा घर, और हम बेसहारा होकर देख रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। सब लोग अपना सब लोगों ने देख लिया, लेकिन हम इस उम्मीद में थे कि कोई हमें बुलाए और कम से कम 2 दिन के लिए ही अपने पास रख ले, ताकि कम से कम हम कोई घर वर किराए का ढूंढे 1-2 दिन में और सामान सेटल कर ले। फिर बाबा हमें उस नए घर में, चाहे किराए वाला घर में ले जाए। तो वो दिन इतना दर्दनाक था, इतना मतलब हम रो रो के खाना खा रहे हैं। रास्ते में हमारी मम्मा ने खाना बनाया था स्टोव पे मम्मी ने रास्ते में ही खाना बनाया था। लेकिन हम इस उम्मीद में थे कि कोई तो हमारा रिश्तेदार आए, हमें कम से कम सामान उठाने में ही हमारी मदद कर दे, सामान को गाड़ी तक उठा के रखने में ही हमारी मदद कर दे, या कोई हमें ये कहे कि चलो तुम लोग अपने घर का इंतज़ाम करो, कहीं देखो, तब तक तुम्हारे बच्चों को हम अपने पास ले जाते हैं, तुम लोग अपना मियाँ बीवी घर का कहीं देखो, इंतज़ाम करो। यस, ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं था। हम लोगों ने मेरे ही कोई जान पहचान की एक चाची हैं, कॉलेज में काम करती, उनके घर पे 2 दिन बिताए। उस टाइम पे वो हमें बुला के ले गई अपने घर पे। उनका नाम सुगंती है, आज मैं उनका नाम ले रही हूँ चाची का, क्योंकि उन्होंने, चाची अगर ये वीडियो देखा तारो तो ताकि याद होई कि तू हमने के 2 दिन के लिए अपन घर में पनाह देले रहलू है, तो ओकर लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने के 2 दिन रखलू, हमने के परिवार के ध्यान रखलू, हमने के हिम्मत देलू, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस वक्त तार धन्यवाद ठीक से खुला दिल से ना कर सकनी, लेकिन आज ज़रूर करें सबके सामने, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने अपने घर पे हमें रखा। तो मम्मी पापा कहीं गए और जल्दी किराए का घर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक तो यहाँ के लोग हमारी जाति से, बासपुर कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मतलब घिन सी आती थी उनको। बासपुर नाम सुनते ही कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे घर, और दूसरा कहीं मिलता भी था तो किराया बहुत ज़्यादा,
कहीं 4,000 कहीं 5,000, उतना हम किराया भर देंगे तो रहें कहाँ। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन चला। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ तहाँ हम लोगों ने दिन तो गुजार लिए। फिर कुछ दिन बाद औखे तालुकदार एक नाम के डॉक्टर हैं, मिलनपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पे उनका ज़मीन प्रॉपर्टी बहुत बड़ा ज़मीन था। तो उन्होंने हमारे बाबा को कहा कि जाओ वहीं पे अपना घर बना के रहो जब तक, और हमारी प्रॉपर्टी की देख रेख करो, हमारी जितनी ज़मीन है उसका देख रेख करना। तो उनके इस एहसान की वजह से हम वहाँ अपनी ज़िंदगी के हमने 5 साल गुजारे। 5 साल बाद उन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ पे विवाह भवन बनाएंगे, मैरिज हॉल बनाएंगे, तो तुम लोग इस जगह को खाली कर दो। पर जो भी हो, उन्होंने अपने यहाँ हमें रहने के लिए, अपने प्रॉपर्टी में रहने के लिए अलाउ किया। 5 साल हमने वहाँ गुजारे। उसके लिए सर आपनक बहुत बहुत ধন্যবাদ। যদি আপুনি এইটো ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি 5 বছৰলৈকে নিজৰ ঠাইখিনিত আমাক যে ৰাখিলে, আমাক যে ঘৰ বান্ধিবৰ কাৰণে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিলে, সেইটোৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। 5 বছৰ আমি তাতে ভালকৈ থাকিলোঁ আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে। সেইকাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ। এই যে দেউতা নাই, কিন্তু আজি এই কথাষাৰ মোৰ মনত আছে, সেইকাৰণে আজি আপোনাক मैं धन्यवाद जासिছোঁ। थैंक यू। उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम बहुत दर दर भटके। वहाँ से निकाले जाने के बाद भी हम दर दर भटके, और बड़ी मुश्किल से फिर हमने हाईवे साइड में एक हमें एक घर मिला, जिसमें दो कमरा था, नहीं सॉरी, दो कमरा था, और उसी के बीच में एक किचन का पार्टीशन था। तो वहाँ हमने लगभग 3-4 साल हमने वहाँ गुजारा। उसके बाद फिर बीच में बहुत कुछ हुआ। मेरी बहन ने फिर शादी वादी कर ली अपनी ही मर्ज़ी से, तो वो सब भी बहुत, वो तो छड़िए। वो उसी बीच में क्या हुआ कि हम फिर इस जगह की, जहाँ अभी हम लोग रह रहे हैं, शांतिपुर वार्ड नंबर 5 नियर टीटी कॉलेज। तो ये जगह हमारे बाबा के किसी दोस्त ने बताई, तो हम लोग यहाँ आके रहने लगे। यहाँ रहते हुए हम लोगों को लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और ये जगह पे जब हम आए तो मैं इस जगह पे रहने को राज़ी नहीं थी, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का जो भी लोकेशन मुझे पसंद नहीं आया था। मैंने बाबा से बहुत लड़ाई की, बहुत नाराज़ थी मैं, क्योंकि यहाँ जो है शराब का अड्डा सामने ही था, और ये मेन रीज़न था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। और यहाँ आने के बाद बाबा और ज़्यादा बिगड़ गए, और ज़्यादा शराब में डूब गए। पड़ोस में ही हैं, घूमते घूमते आ जाते, 2 पैक उस लगा के चले जाते, और वो भी गांव का चावल वाला जो पौवा आता है वही। खाना खाने के बाद चले गए कि मैं टहलने जा रहा हूँ, वहाँ से 2 पैक मार के चले आए। शाम को टहलने जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसी बहाने। मतलब दिन भर में, मतलब 24 घंटे में वो कई दफ़े जा के वहाँ। तो यहाँ आने के बाद उनकी शराब की लत ज़्यादा बढ़ गई, और उनकी कंडीशन ख़राब होती गई। 2-3 मतलब साल में 2 बार या 3 बार हम लोग उसी अस्पताल में, जहाँ बाबा की डेथ हुई, उसी अस्पताल में हम लोग ले जाते, उनको 2-3 दिन एडमिट रखते, फिर वो सही होकर घर आ जाते। डॉक्टर मना करता शराब मत पीना, फिर घर आने के बाद फिर उनका वही चालू हो जाता था। तो कुछ उनकी खुद की लापरवाही भी थी, और कुछ हालातों ने मार दिया था, कुछ माँ बाप की लापरवाही थी। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग में से कोई भी, आपकी फैमिली का हो या आप लोग में से कोई भी, अगर शराब लेते हैं या अल्कोहल को सोच भी रहे हैं कि हम कभी ट्राई करेंगे, तो प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़। मतलब मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, इस वजह से हमने सब कुछ, अपने ख़ानदान में जितने हमारे पिता थे सबको खो दिया। 2 बड़े पापा चले गए, हमारे खुद के बाबा चले गए, हमारे दादी भी हमारी ड्रिंक करती थी, वो भी चले गए, दादा भी चले गए। तो ये सारा कुछ था। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है, तो प्लीज़ किसी का घर हो तो सेव करिए। ऐसा घर अगर आपके अड़ोस पड़ोस में हो कि वो दिन रात पी रहा हो, और वही घर का मेन गार्जियन हो, पी पवा के अपनी फैमिली को मारता पीटता हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए, और हो सके तो उसको सुधारिए, उसको
नशा मुक्ति केंद्र में भेजिए, कुछ तो करिए, क्योंकि परिवार जब बिखरता है ना, बहुत बुरी तरीके से बिखरता है। हम अपने बाबा को नशा मुक्ति केंद्र में नहीं भेज पाए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं भेज पाए। कुछ हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर हम लोगों ने वो स्टेप उठाया होता नशा मुक्ति में डालने वाला, अगर हिम्मत करके उठा लिया होता ना, तो शायद कुछ सालों के लिए ही सही, 8-10 साल के लिए ही सही, लेकिन बाबा होते तो हमारे साथ। लेकिन हमारी भी बहुत गलती रही है इन सब चीज़ों में। हम माया मोह के जाल में फंसे थे कि हमारे बाबा नशा मुक्त केंद्र में कैसे रहेंगे, पता नहीं वो कैसे खाना देंगे, क्या करेंगे, कहीं मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, ज़्यादा सोचते थे। और उस माया मोह में हमने ही अपने बाबा को और उस बुरे रास्ते में ढकेल दिया। तो ये हमारा भी फॉल्ट है। खैर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग को यहीं पेंड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग बहुत धैर्य से मेरी बातों को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब सब्र चाहिए होता है इसके लिए। आप लोग सब्र जुटा के और बड़े प्यार से मुझे सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, खूब सारा सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दीजिएगा। जय माता दी। बाय बाय।